नमस्कार दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2024 का दिन और आज की वीडियो में बहुत ही धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दें, देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसको आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं वी रामा सुब्रमण्यम और इन्होंने इस पद पर अरुण कुमार मिश्रा जी का स्थान लिया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वी राम सुब्रमण्यम। और देखिए जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और ये तिथि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है। और अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लग गया। तो देखिए रूस की टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव पर जो है अभी हाल ही में 2 साल का प्रतिबंध लगा है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अखंडता एजेंसी जो है इसने ये घोषणा की है कि जो आपकी सावलेव हैं या सेवलेव हैं, इन्होंने जुलाई 2024 में प्रतिबंधित पदार्थ जिसका नाम क्या है, मेल्डोनियम, इसके लिए जो है इनको सकारात्मक पाया गया परीक्षण में। यानी कि मेल्डोनियम क्या है, एक प्रतिबंधित पदार्थ है और इसका सेवन किया था किसने? डेनियल सेवलेव ने। और इसी के लिए इनके ब्लड में जो है जो सैंपल लिया गया था इनको पॉजिटिव पाया गया और इसीलिए 2 साल का प्रतिबंध लगा। यहाँ याद करने वाली बात क्या है कि डेनियल सेवलेव रूस के खिलाड़ी हैं और इन पर जो है मेल्डोनियम के सेवन के लिए जो है जो कि एक मादक पदार्थ कह सकते हैं या फिर प्रतिबंधित पदार्थ है, जो स्टीरॉइड्स वगैरह होगा, जो शरीर में उत्तेजना पैदा करता होगा, तो इसका इन्होंने सेवन किया और इसीलिए जो है इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अखंडता एजेंसी ने। तीसरा कि द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर पुस्तक को किसने लिखा है। देखिए बुक्स एंड ऑथर वाले सेक्शन में अपना एक बना लीजिए ऐसे पेज, और उसमें जितनी भी किताबें मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे लिखिए बुक का नाम, राइटर का नाम, ठीक है। तो किस पुस्तक को किसने लिखा है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और जितनी नई किताबें जो है पब्लिश होती हैं जो कि विशेष व्यक्ति पर आधारित होती हैं, तो उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर। तो देखिए इस पुस्तक की लेखिका हैं गौरी ग्रोवर, ठीक है, जो कि इनकी इन्हीं के घर की होंगी क्योंकि टाइटल से मैच कर रहा है। इनकी पत्नी है कि बेटी है मुझे भी नहीं पता है। खैर आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में बस राइटर का नाम पूछा जाएगा, उसको रट लीजिए। देखिए 13 अप्रैल 1950 को जो है जन्म हुआ था जो आपके जस्टिस A.N. ग्रोवर हैं पुदुचेरी में, और ये विधि आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। और देखिए आपने केशवानंद भारती वाला केस देखा होगा, तो उसका निर्णय भी जो है A.N. ग्रोवर ने ही दिया था और इसीलिए थोड़ा सा ये काफ़ी फेमस हो गए थे। A.N. ग्रोवर जिन पर आधारित ये पुस्तक जो है अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। देखिए अटॉर्नी जनरल के रूप में इनकी भूमिका में सरकार को कानूनी सलाह देना, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मामलों में उसका प्रतिनिधित्व करना शामिल है। तो याद रखिएगा, एक पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, द अनयील्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर, जिसकी लेखिका हैं गौरी ग्रोवर। और चौथा प्रश्न है कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत जो है ये 49वें स्थान पर है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में। और आपको बता दें कि भारत ने इसमें उल्लेखनीय प्रगति की है क्योंकि भारत जो है जो आपका पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023 में 60वें स्थान पर था और 11 पायदान की छलांग लगाई भारत ने और 49वें स्थान पर पहुंच गया है। और भारत का स्कोर बढ़कर जो है अब कितना हो गया है, 53.63, ठीक है। तो पहले भारत का स्कोर 2023 में 49.93 था, लेकिन अब बढ़कर कितना हो गया है, 53.63 हो गया है, जो कि ये भारत के डिजिटल परिदृश्य को सुधारने में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। और आपको बताते हैं भारत का ये जो रैंक है ये जो है भारत के जो टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार अपनाने, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के विकास में भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। तो याद रखिएगा भारत नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में किस स्थान पर है, 49वें स्थान पर, और 2023 में भारत जो है 60वें स्थान पर था।
देखिए कभी कभी एग्जामिनर बहुत चालू होता है, जो इस साल का नहीं पिछले साल वाला पूछ लेता है, तो दोनों इसलिए मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे श्री शेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपका चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार है, ये दिया गया है एस जयशंकर को, जो कि भारत के विदेश मंत्री थे। देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती उत्कृष्टता पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो देखिए जनवरी 2025 में दिल्ली में जो है इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन होगा। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये एक्सपो होगा, इसमें बहुत सारी कंपनियां अपने नए नए व्हीकल्स को लॉन्च करेंगी, नए नए गाड़ियों को लॉन्च करेंगी, उसके फीचर्स बताएंगी। और ये जो भारत मोबिलिटी एक्सपो होगा, ये 2025 में जो है 17 से 22 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया जाएगा, जो कि मोबिलिटी के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। और यहाँ पर 1500 से अधिक प्रदर्शक जो है और अनुमानित 5 लाख आगंतुक जो है ये उपस्थित होंगे। और ये आयोजन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो बनने के लिए तैयारी कर रहा है। तो याद रखिएगा, जनवरी में 17 से 22 तारीख तक भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, नई दिल्ली के एनसीआर में। सातवां है कि हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। तो देखिए एक भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ऋचा घोष, इन्होंने केवल 18 गेंदों में T20 अर्धशतक पूरा करके जो है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए संयुक्त रूप से मतलब ये है कि मतलब कई लोगों ने और भी जो है मतलब ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए जो ऋचा घोष है, इन्होंने ये उपलब्धि वेस्ट इंडीज़ महिला टीम के खिलाफ DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में हासिल की। और याद रखिएगा ऋचा घोष ने केवल 18 गेंदों में अपना दूसरा T20 अर्धशतक पूरा किया। और इस उपलब्धि के साथ इन्होंने न्यूजीलैंड की जो कप्तान है सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज जो हैं जिनका नाम है फोएबे लिचफील्ड, इन दोनों के साथ इस रिकॉर्ड की बराबरी की। यानी कि इन दोनों ने पहले ही 18 गेंदों में 50 रन अपना पूरा किया है T20 का। तो इन दोनों के साथ इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। और ये रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है इन दोनों की। तो ऋचा घोष याद रखिएगा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और आठवां कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को हमने 24 दिसंबर को मनाया। देखिए 2024 का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, इसकी थीम है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। और देखिए उपभोक्ता संरक्षण में डिजिटल समाधानों की बढ़ती आवश्यकता को ये थीम उजागर करता है। तो थीम याद रखिएगा 2024 का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये 24 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी आभासी सुनवाई और डिजिटल उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। नवा प्रश्न है किस तिथि को क्रिसमस मनाया जाता है। तो ये क्रिसमस को हम 25 दिसंबर को मनाते हैं। देखिए क्रिसमस जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ईसा मसीह के जन्म का प्रतीक है। और ईसा मसीह को ईसाई धर्म में परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। हालांकि देखिए बाइबल में ईसा मसीह के जन्म का कोई सटीक तिथि नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर के बाद में चुना गया कि भाई चलो ठीक है 25 दिसंबर को ही मना लेते हैं यीशु का जन्मदिन। और संभवतः रोमन और अन्य पैगन त्योहारों के साथ मेल खाने के लिए जो प्रकाश पुनर्जन्म और नवीनीकरण का जश्न मनाते थे, तो इसीलिए 25 दिसंबर का जो है दिन चुना गया। यानी कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे, बस एक तिथि मान ली गई, चलो ठीक है उनका बर्थडे मनाना है तो भाई बर्थडे होना भी चाहिए, तो 25 दिसंबर को इसीलिए क्रिसमस मनाया जाता है। याद रखिएगा ये दिन जो है ईसा मसीह के पुनर्जन्म का प्रतीक है। ठीक है, पुनर्जन्म का मतलब जन्म का प्रतीक है, पुनर्जन्म नहीं। अभी तो पता नहीं क्या उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ। और अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 में शामिल किया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य को जो है गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल किया गया है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश ने अपनी समृद्ध विरासत,
अद्वितीय वन्यजीव और प्राकृतिक सुंदरता के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2025 के लिए वैश्विक यात्रा गंतव्य सूची में स्थान पाकर अपनी ग्लोबल पहचान बना ली है। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल 14 यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, जिनमें 3 अस्थायी हैं और 11 प्रस्तावित हैं। तो इसलिए घूमने की जगह बहुत हैं मध्य प्रदेश में। आप भी देखिए, मध्य प्रदेश में महाकाल का दर्शन कर सकते हैं, यानी भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं उज्जैन में। और मध्य प्रदेश में देखिए आपके खजुराहो वगैरह में आप पुरानी मूर्तियाँ देख सकते हैं और बांधवगढ़ घूम सकते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, टाइगर रिजर्व भी हैं, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में, गिनाते गिनाते जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन पार्क 2025 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।